हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरीबी और भूखमरी से बेहाल मंजिला अपने टूटे फूटे झोपड़े के बाहर खड़ी थी। मंजिला के 7 बच्चे थे। उसके पति को शराब पीने की बुरी लत थी, जिसके चलते वो गांव के घरों में चोरियां तक किया करता था। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया, पर मंजिला और उसके बच्चों के सर पर पिता की बदनामी रह गई, जिसके चलते कोई भी गांव में उसकी मदद तक नहीं करता था। ऐसे ही एक रोज वो रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, आखिर क्यों तो मुझ गरीब विधवा की ऐसी परीक्षा ले रहा है। कैसे पेट भरूं मैं अपने 7 बच्चों का। रूपाली और कावेरी की शादी की उम्र हो गई है, मधु भी जवान हो रही है। कैसे करूं अपनी बेटियों के हाथ पीले। एक बेटा गोलू है, वो मेरी सुनता नहीं। 2 नन्ही बेटियां, उनको पढ़ा नहीं सकती। भगवान, अगर तूने मुझे 7 बच्चे देने ही थे तो उनका पेट भरने का रास्ता भी तो देता। रोज कैसे कैसे भूखा सुला रही हूँ मैं अपने बच्चों को। मेरे पति के बुरे कर्मों का फल मेरी मासूम औलादों को तो मत दे। मंजिला ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी बेटी रूपाली और दूसरे नंबर की बेटी कावेरी आते हैं और दोनों बहनें अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, माँ, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, जो हमारे नसीब का लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। हाँ माँ, माना कि हम गरीब हैं, एक वक्त का खाना भी ठीक से खा सके इतना भी अन्न और धन नहीं है, पर सदा ही वक्त एक जैसा नहीं होता माँ। पिताजी ने जो किया उसके बाद ही, भले ही गांव के लोग आपसे और हम भाई बहनों से नफरत करते हों, पर हम सब तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ माँ, जब तक हम एक साथ हैं कोई हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सब कुछ हंसते हंसते सह लेंगे। देखना, एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। पिताजी की उन बुरी यादों को याद करके अपना मन उदास मत किया करो माँ, आपके सिवा हमारा है ही कौन। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मंजिला की आंखों में और भी आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों। कहाँ इस उम्र में तुम्हारा धूमधाम से ब्याह करना था और कहाँ तुम लोगों की ताने भरी बातें सुन रही हो। माँ, हम सब एक परिवार हैं। ऐसे ही रात होती है। मंजिला का एक लौता बेटा गोलू, जो कि बेहद बदतमीज था, घर आता है और बड़े रौब से कहता है, कहाँ मर गए सारे के सारे, खाना लेकर आओ मेरे लिए। तभी एक प्लेट में कुछ खीरे के टुकड़े और एक सूखी रोटी और नमक लिए कावेरी गोलू के पास आती है और उसे खाने को देती है। तभी गोलू बोलता है, ये सूखी रोटी, ये 4 खीरे के टुकड़े, ये खाना है? साला जिंदगी झंड कर रखी है तुम लोगों ने मेरी। एक मेरा बाप खुद तो चला गया मजा लेके, घर में ये भीड़ छोड़ गया। मुझे पता था तुम सब यही खाने को दोगे मुझे, इसीलिए मैं खाना लेकर आया हूँ। ये बिरयानी लाया हूँ अपने लिए, जा प्लेट में डालना। गोलू की बात सुनकर रूपाली प्लेट में उसकी लाई बिरयानी पन्नी से निकाल कर डाल रही होती है। तभी वो देखती है कि पन्नी में बिरयानी का बिल था, जिस पर 300 रुपए का रेट लिखा था। ये देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, इससे पूछो इसके पास 300 रुपए कहाँ से आए इस बिरयानी के लिए? कहीं से भी आए हो, तुझे क्या? मुझसे गरीबों वाला खाना नहीं खाया जाता, मुझे शाही खाना चाहिए। चोरी करके ले आया हूँ, बस एक आदमी की पॉकेट काट ली। नालायक, घर में तेरी जवान बहनें हैं और तू अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो तो चला गया बदनामी देकर, अब तू भी उस राज पर निकल पड़ा। तो तू भी जा माँ मेरे बाप के पास। इतना कहकर गोलू रूपाली के हाथों से बिरयानी की थाली लेता है और खाना शुरू करता है। चिक्की और मिक्की ललचाई नजरों से अपने भाई की तरफ देखती हैं, पर गोलू उनको डांट कर भगा देता है और बिरयानी खाने के बाद पसर कर सो जाता है। ऐसे ही एक शाम मंजिला की 4थे नंबर की बेटी मधु और उसकी 5वीं नंबर की बेटी अंजू आंगन में बने चूल्हे पर मिट्टी लगा रही होती है कि तभी अंजू मिट्टी उठाकर खाने लगती है और ये देखकर मधु बोलती है, अंजू, ये क्या कर रही हो? दीदी, हम चूल्हा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन कभी इस पर खाना बनाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं होगा, इसलिए इसकी मिट्टी ही खा लेती हूँ। खाना नहीं, कम से कम मिट्टी तो नसीब हो रही है। अंजू, हौसला रखो, सब ठीक होगा। किसी न किसी दिन तो हम पेट भर खाना खा ही लेंगे। दोनों बहनें एक दूजे के गले लगकर रोने लगती हैं। कुछ दूर खड़ी मंजिला अपनी बेटियों की ये सारी बातें सुन लेती है
और मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को ऐसे भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहकर मंजिला खेतों की तरफ जाती है, जहाँ उसे एक खेत में आलू लगे हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर मंजिला खुद से कहती है, हाँ, ये आलू ले जाती हूँ, सभी भूनकर खा लेंगे, पेट भी भर जाएगा सबका। पर ये खेत तो जमींदार का है और मैं चोरी करने जा रही हूँ। नहीं, ये गलत है। नहीं, अब चाहे चोरी ही क्यों ना हो, मेरे बच्चों का पेट भर के रहूंगी मैं। इतना कहकर मंजिला इधर उधर देखती हुई जमींदार के खेत में घुस जाती है और काफी सारे आलू खोद कर निकाल लेती है और उन्हें लेकर घर जाती है और चूल्हे पर भून लेती है और अपने सभी बच्चों को बुलाकर उन्हें खाने को देती है। उन आलूओं को देखकर सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रूपाली, कावेरी, मधु, अंजू और चिक्की मिक्की सभी पेट भरकर आलू खाते हैं। सभी को खिलाने के बाद जैसे ही मंजिला खाने लगती है, तभी उसके घर जमींदार के नौकर आते हैं और उसे जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मंजिला की सभी बेटियां अपनी माँ के पीछे जमींदार के घर पहुँचती हैं, जहाँ जमींदार बोलता है, क्यों रे मंजिला, तूने ये 7 बच्चों की फौज बनाई ही क्यों, जब तुझे पता था कि तेरे पास ना धन है ना अन्न है। अरे ये तुम आलू खा रही थी ना पेट भर के, वो मेरे ही खेत के चुराए हैं। चोरी की है तेरी माँ ने, जैसे तेरा बाप करता था। नहीं, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। कर सकती है और बड़े अच्छे से कर सकती है। अब जितने आलू तुम सबने खाए हैं ना, तो उन सब आलूओं का मुझे। हाँ, मैंने चोरी की, पर बस इसलिए कि मेरी बच्चियाँ भूखी मर रही थी। अपना ये रोना मेरे आगे मत रहो, समझ गई? हम गांव वाले ने नहीं कहा था कि तुम 7 बच्चे करो। अरे तेरा वो पति तो शराबी था, जो पीने के लिए गांव के लोगों के घर में चोरियां करता था। अब तू भूख मिटाने के लिए चोरियां करती है, शर्म नहीं आती है सब करते हुए? मर क्यों नहीं जाती अपनी बेटियों को लेकर? साहब, मैं चुका दूंगी आपकी रकम, मुझे माफ कर दो। चल एक काम कर, रकम मत दे, अपनी ये बेटी दे दे। जवान है, खूबसूरत है, रानी बनाकर रखूंगा। जमींदार की बात सुनकर रूपाली को गुस्सा आता है और वो जमींदार को एक जोरदार तमाचा लगाकर कहती है, शर्म करो जमींदार साहब, आपकी बेटी की उम्र की हूँ, ऐसे घटिया वचन बोलते हुए आपकी जबान कट कर गिर क्यों नहीं गई? अरे माना कि मेरी माँ ने चोरी की, सबको बस उनकी चोरी दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि क्यों करी। अरे हम भूख से बिलखते अपनी माँ से देखे नहीं गए, जिस वजह से उन्होंने चोरी की। मेरे पिताजी की गलतियों की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्यों हमसे कोई प्यार से बात नहीं करता? मैं पूछती हूँ, क्या गलती है हमारी? अरे मेरे पिताजी की सजा उन्हें मिल गई थी ना, फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है? समाज में हमें क्यों दबाया जा रहा है? रूपाली की बातें सुनकर सभी का सर शर्म से झुक जाता है। तभी जमींदार भी अपने घटियापन के लिए सभी से माफी मांगता है और अब गांव के लोग भी मंजिला की मदद करने लगे थे। रिद्धिमा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई से वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। तभी ओह नो, इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? घर भी नहीं पहुंची और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बताओ अब मैं क्या करूं? मैडम, टायर पंचर हो गया है, 1 घंटा लग सकता है, कोई मैकेनिक ही नहीं है। हैं? 1 घंटा? इतना ज्यादा टाइम? मैडम एक काम करो, सामने वाले मॉल में जाकर आप शॉपिंग कर लो, इतने में मैं टायर भी चेंज कर दूंगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और यहाँ बहुत गर्मी भी है। इतना बोलकर रिद्धिमा उस पास वाले मॉल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर सीधा कपड़ों के सेक्शन में जाती है, जहाँ वो ढेर सारे टॉप, जीन्स, शर्ट्स और सूट्स देखती है और फिर बोलती है, वाओ, कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं काम करती हूँ, मैं ना फोटो ले लेती हूँ, बगल वाले रवि टेलर से सेम का सेम बनवा लूंगी। वैसे भी मैं तो यहाँ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। Can I help you, ma'am? नो, आई कैन मैनेज। ऐसे ही घूमते घूमते वो दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक लड़की एक नए ब्रांड का जूस लॉन्च कर रही होती है कि तभी वो रिद्धिमा से कहती है, मैम ये ट्राई कीजिए, न्यू लॉन्च हुआ है, आपको ये जामुन फ्लेवर जरूर पसंद आएगा। नहीं, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है।
मैम इसमें 6 फ्लेवर और हैं, आप वो तो ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। मैम ये लीजिए, आपको मैंगो और गुआवा का फ्लेवर जरूर पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत एक्सोटिक है। ओके ठीक है, दीजिए। अच्छा है, बेकार सा फीडबैक दे देती हूँ और दूसरा वाला फ्लेवर ट्राई करती हूँ। ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया, आप दूसरा वाला देना। इस तरह रिद्धिमा उसके सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर लेती है और नापसंद करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है और वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का पहले से ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगती है तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। रिद्धिमा डर के मारे उस लड़के के गले लग जाती है। प्लीज प्लीज लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। अभी लिफ्ट चलने लगेगी, आंखें खोलिए, देखिए मैंने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया है। नहीं नहीं, जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। अचानक से लाइट आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा ऋत्विक को थैंक यू बोल देती है और वहां से अपनी टैक्सी में बैठकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ सोनम उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची, कितने सालों बाद आई है। पता है तुझे कितनी याद आ रही थी मुझे। माँ, मुझे आपकी और पापा की ना इतनी याद आई, पता है। सोनम रिद्धिमा को अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पास उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। सोनम उन्हें अपने घर बुला लेती है, साथ ही उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक होता है। तभी ऋत्विक की माँ नीतू बोलती है, खम्बा खड़ी, कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया हैं। अरे अपनी छोरी ने तो ले आओ। जी अब भी बुलाती हूँ। रिद्धिमा बेटा जरा बाहर आना। रिद्धिमा हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है कि अचानक उसकी नजर ऋत्विक पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों की माएं मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर देती हैं, जिसके बाद उन दोनों को छत पर अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में ऋत्विक बोलता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन लिफ्ट में मिली थी? हाँ मैं वही हूँ। और तुम यहाँ कैसे? जानबूझकर आए हो ना? अरे नहीं, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। वेल मुझे तो आपका नाम पता चल गया, पर आपको पता है मेरा? नहीं, माँ ने मुझे नहीं बताया। ओह बाय द वे, मेरा नाम ऋत्विक धनेजा है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। You know, माँ के कहने पर मैंने पहली बार साड़ी पहनी है आज। कुछ ही दिनों के बाद घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच ऋत्विक रिद्धिमा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। तभी रिद्धिमा एक ड्रेस पसंद करती है और कहती है, ऋत्विक देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, वेट करो ना, मैं ट्राई कर आती हूँ। कुछ ही देर के बाद रिद्धिमा वो ड्रेस पहन कर आती है। साथ ही खुद को मिरर में देखकर मॉडल की तरह पोजेस करते हुए बोलती है, वैसे ड्रेस तो अच्छी लग रही है मुझ पर इतनी खास भी नहीं है। क्या पता ऋत्विक को पसंद ना आए। एक काम करती हूँ, दूसरी बारी ट्राई कर लेती हूँ। रिद्धिमा 2 से 3 घंटे लगाकर बार बार कपड़े चेंज करती है और ऋत्विक को दिखाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 मिनट के बाद रिद्धिमा फिर से ऋत्विक के सामने एक ड्रेस पहन कर आती है। इस पर ऋत्विक उससे कहता है, रिद्धिमा क्या है ये, कितने घंटे हो गए हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? ऋत्विक कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़कर मॉल से बाहर ले आती है। कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंच करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में हो जाती है। धीरे धीरे रिद्धिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू बैठकर टीवी देख रही होती हैं कि तभी नीतू बोलती है, अरे बहू, बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है, टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ माँ जी, बोर तो मैं भी हो रही हूँ। मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। माँ जी एक आइडिया है,
क्यों ना हम विंडो शॉपिंग पर चले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी, आज मैं आपको विंडो शॉपिंग करवाऊंगी। इसमें होगा ये कि ना तो हमारे पैसे खर्च होंगे और हम सारी चीजों को खाएंगे भी, पिएंगे भी और पहनेंगे भी और मजे भी करेंगे। अरे चल, कितना बेकार सा आइडिया है। अरे माँ जी, आप चलिए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर रिधिमा अपनी सास को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल में ले जाती है और दोनों ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है। रिधिमा एक शॉर्ट ड्रेस पसंद करती है जिसे पहनकर अपनी सास को दिखाती है और फिर वो बोलती है, हाय राम जी, अरे ओ नास पीटी, इतने छोटे कपड़े क्यों पहन लिए तूने? अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो? अरे चिल माँ जी, आपको भी ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी, देखना। अरे पागल है क्या बहू? रिधिमा एक जीन्स टॉप निकालती है और ट्रायल रूम में अपनी माँ जी को भेज देती है। तभी नीतू आवाज देकर बोलती है, अरे बहू जरा अंदर तो आ, मैंने वो कपड़े पहन लिए हैं। ओ माँ जी, आप तो एकदम फुलझड़ी लग रही है। हाय, नजर ना लगे मेरी हॉट सी माँ जी को। बहू देख, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है, मैं ना कपड़े बदलने जा रही हूँ, तो तू बाहर जा अभी। रुकिए रुकिए माँ जी, एक कमी है। वाह, अब लग रही है एकदम लल्लन टॉप। चलो अब सेल्फी लेते हैं। इस तरह वो दोनों सेल्फी लेने के बाद वापस अपने पुराने कपड़ों में आकर दूसरी शॉप पर जाकर शॉपिंग करती हैं। ऐसे में दोनों सास बहू कभी कोई सी ज्वेलरी पहनकर देखती है तो कभी कुछ और। इस तरह वो दोनों 3 से 4 घंटे मॉल में घूम घूम कर विंडो शॉपिंग करती हैं और बाहर आकर बोलती हैं, मजा आया ना माँ जी, हमने कितनी चीजों को ट्राई किया आज। हाँ बहू, बड़ा ही मजा आ गया। इस तरह आखिरकार वो दोनों सास बहू मजे लेकर घर आ जाती हैं। और अब विंडो शॉपिंग का ये चस्का नीतू को भी चढ़ जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत सारी विंडो शॉपिंग करती हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताती हैं। श्रेया को पहली बार पीरियड्स हुए थे। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल ही अलग, नया और दर्द भरा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका मन बहुत मचल रहा था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बोलती है, सुनो, आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स हुए हैं तो मेरा मन ना कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रवीण श्रेया के घर पहुंचता है, उसे आवाज लगाता है। फिर वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं, तभी श्रेया प्रवीण से कहती है, यार अब मेरा गोलगप्पे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या खाने का दिल कर रहा है? मुझे ना केक खाना है, चॉकलेट वाला। और इन गोलगप्पों का क्या होगा? इन्हें तुम खा लो, मुझे बस केक खाना है। प्रवीण गोलगप्पे का बिल पे करता है और श्रेया को एक केक शॉप में लेकर जाता है और बोलता है, देख लो, कौन सा केक खाना है तुम्हें? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा लूं? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें चॉकलेट वाला केक खाना है, अब क्या सोच रही हो? यार यहाँ पर इतने सारे केक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। एक काम करते हैं, चॉकलेट वाला ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। प्रवीण उसके लिए चॉकलेट केक खरीद लेता है, पर श्रेया का मन अब कुछ और खाने का करने लगता है। तो प्रवीण से वो बोलती है, सुनो ना। अब क्या है? मेरा अब केक खाने का भी मूड नहीं है। अब तो मैंने ये खरीद लिया है, इसका क्या होगा? इसे तुम खा लो, मुझे अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। क्या यार, इतनी देर हो गई, कभी ये कभी वो, आखिर तुम्हें खाना क्या है? प्रवीण की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे उस शॉप से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए कि वो किस हालत में है, मुझे माफी मांगनी चाहिए उससे जाकर। इस सब के बाद प्रवीण उसके लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदता है और उसके पास ले जाता है। श्रेया पास के ही पार्क में एक बेंच पर गुस्से से रो रही होती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है, बात मत करो, पर ये तो ले लो। चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रवीण श्रेया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, साथ ही वो उसके पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रेया को कब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है
और श्रेया को फिर से पीरियड्स होते हैं और इन 5 दिनों के दौरान प्रवीण श्रेया को बहुत खुश रखता है और उसका चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स की आदत को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। इस तरह श्रेया अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रवीण के पास जाती है और उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, यार मुझे माफ कर दो, मेरे पीरियड्स के दौरान मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया और तुम पर बहुत चिल्लाई भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुमने वो सब क्यों किया है। सच में? मैं प्यार करता हूँ तुमसे श्रेया, तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी सिचुएशन को और मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दर्द को तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारे दर्द को कम जरूर कर सकता हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रवीण के ऑफिस में उसकी एक दोस्त प्रिया को भी अचानक पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट पर दाग लग जाता है और ये चीज प्रवीण देख लेता है और वो उसका तुरंत हाथ पकड़कर अपने कैबिन में खींचकर उसे ले जाता है। तभी प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम और मुझे अपने कैबिन में लेकर क्यों आए? पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनूं मैं? हाँ, ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? जो सोचना है सोचने दो, मुझे बस तुम्हारी बदनामी होने से तुम्हें बचाना था। मेरी बदनामी? मतलब क्या है तुम्हारा? अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे वो दाग नजर आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर प्रवीण से बोलती है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, या तुम वेट करो, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ कुछ। हाँ, है तो मेरे पर्स में, अगर तुम ला दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी लेकर आया, तुम इतने थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। इस सब के बाद प्रवीण प्रिया के कैबिन में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए मेघना देख लेती है। वो जल्दी से प्रिया के कपड़े लेकर वापस अपने कैबिन में आता है और प्रिया को दे देता है। तभी प्रिया उससे बोलती है, थैंक यू वंस अगेन। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। ये तो मेरा फर्ज था, बस आप अगली बार से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जी जरूर, अब मैं चलती हूँ। अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जी जी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद प्रिया भी अपने कपड़े बदलकर वापस अपने कैबिन में जा रही होती है कि तभी मेघना उसके पास आती है और उससे बोलती है, और क्या चल रहा था प्रवीण के कैबिन में? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही थी प्रवीण के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और सबको बता दूंगी कि आखिर हमारे ऑफिस में क्या गोलमाल चल रहा है। और उससे भी पहले मुझे किसी और को बताना है, और वो है श्रेया, प्रवीण की गर्लफ्रेंड। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है तो प्रिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अपने पेट दर्द की वजह से वो नहीं पकड़ पाती। इतने में मेघना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। प्रिया प्रवीण के पास वापस जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लगता। प्रिया को बहुत चिंता सताती है तो प्रिया जल्दी से ऑफिस से निकलकर प्रवीण के घर पहुंच जाती है। प्रिया, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बस आपको कुछ बताने आई थी। पहले तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रवीण प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर श्रेया के साथ मेघना भी आ जाती है। मेघना और श्रेया को एक साथ देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और प्रवीण श्रेया से पूछता है, श्रेया तुम यहाँ और इस वक्त ऑफिस नहीं गई? नहीं यार, आज जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ये मेघना है ना, इसकी जरा तबीयत तंग है, उसी को ठीक करना है। अरे यार श्रेया, तू ये सब क्या बोली जा रही है? भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या बताया था? और ये देख, जब तू घर पे नहीं थी तब ये प्रिया यहाँ भी आ गई। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे सच मान लूंगी? मतलब ये है कि प्रवीण ने मुझे पहले ही फोन कर सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से प्रिया के कपड़े खराब हो गए थे और फिर उसने उसकी मदद की, समझी?
जिसे तुम गलत तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आई थी। नहीं प्रिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस हालत में परवीन ने तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। जैसा कि तुम जानती ही हो कि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियाँ कितना चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ना कुछ खाने का मन करता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, पैर भी सूज जाते हैं और दर्द के मारे तो जान निकलती ही जाती है। ऐसे में परवीन मेरी डाइट का और मेरे मूड का दोनों का बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातों को सुनकर मेघना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। पहले सच का अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही समय के बाद प्रवीण और श्रेया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हों? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।